मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान में बारूद की ऐसी गंध फैली है कि हजारों मील दूर बैठे देशों के पसीने छूट रहे हैं। लेकिन इस पूरी तबाही और शोर शराबे के बीच एक ऐसी घटना घटी है जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक के थिंक टैंक को हिलाकर रख दिया है। ईरान पर हमले हो रहे हैं, मिसाइलें आसमान का सीना चीर रही हैं, लेकिन ईरान का विदेश मंत्री किसे फोन कर रहा है? वो रूस को नहीं, बल्कि सीधे नई दिल्ली फोन लगा रहा है। इस महायुद्ध के बीच ईरान ने भारत को फोन करके वो मदद, वो सपोर्ट मांगा है, जिसके बाद इस युद्ध का पूरा गेम पलट सकता है। अगर भारत ने ईरान की मांग पर जरा सा भी गौर किया तो यकीन मानिए ये पूरा युद्ध ही ईरान की तरफ झुक जाएगा। लेकिन सवाल है कि आखिर ईरान को भारत से ऐसी क्या उम्मीद है जो उसे रूस या चीन से नहीं दिख रही? क्या भारत इस महायुद्ध की दिशा बदल सकता है और क्या अमेरिका इस दोस्ती को चुपचाप देखता रहेगा? मिडिल ईस्ट में इस वक्त जो मंजर है वो किसी बुरे सपने से कम नहीं है। 28 फरवरी 2026 को जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ठिकानों पर जोरदार प्रहार किया तो लगा कि अब सब खत्म हो जाएगा। लेकिन असली खेल तो युद्ध के मैदान के बाहर डिप्लोमेसी के बंद कमरों में शुरू हुआ। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची ने फोन उठाया और सीधा हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर को मिला दिया। भाई, ये कोई पहली बार नहीं था। जंग शुरू होने के बाद ये चौथी बार था जब ईरान ने भारत के सामने अपनी बात रखी। जरा सोचिए, एक तरफ दुनिया की सुपर पावर अमेरिका है, दूसरी तरफ इजराइल की घातक तकनीक, और इन सब के बीच ईरान बार बार भारत की तरफ हाथ फैला रहा है। ये सिर्फ एक फोन कॉल नहीं है, ये ग्लोबल पॉलिटिक्स का वो यू टर्न है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। अब मुद्दे की बात पर आते हैं। ईरान को भारत की जरूरत क्यों पड़ी? अरागाची ने साफ साफ कहा कि अमेरिका और इजराइल ने जो किया उससे सिर्फ ईरान को चोट नहीं पहुंची, बल्कि पूरी दुनिया की स्थिरता डगमगा गई है। ईरान जानता है कि अगर उसे इस दलदल से बाहर निकलना है तो उसे एक ऐसी ताकत चाहिए जिसकी बात दुनिया सुनती हो, और आज के दौर में भारत से बड़ा नाम और कोई नहीं है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो चुप नहीं बैठेगा, उसके पास अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि ईरान ने भारत से ब्रिक्स देशों के जरिए दखल देने की अपील की है। ये वही ब्रिक्स है जिसमें अब ईरान भी एक अहम हिस्सा बन चुका है, और भारत तो इसका फाउंडर मेंबर है ही। ईरान का ये पैंतरा बहुत गहरा है। वो जानता है कि अगर भारत ब्रिक्स के मंच पर ईरान के पक्ष में खड़ा हो गया तो अमेरिका के लिए ईरान को पूरी तरह अलग थलग करना नामुमकिन हो जाएगा। 2026 में ब्रिक्स अब सिर्फ एक संगठन नहीं, बल्कि ग्लोबल साउथ की वो आवाज बन चुका है जो पश्चिमी देशों के एकाधिकार को चुनौती दे रही है। अरागाची ने जयशंकर साहब से कहा कि ब्रिक्स जैसे मंच इस संकट को सुलझाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि ईरान चाहता है कि भारत अपनी कूटनीतिक ताकत का इस्तेमाल करे और रूस, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों को एक साथ लाकर इस जंग पर ब्रेक लगवाए। लेकिन रुकिए, यहाँ सिर्फ राजनीति नहीं है, यहाँ बात पैसे और तेल की भी है। आपको क्या लगता है भारत क्यों इस मामले में इतना एक्टिव है? क्योंकि हमारी रसोइयों से लेकर हमारी गाड़ियों तक का ईंधन इसी इलाके से आता है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज ये वो जगह है जहां से दुनिया का 1/3 कच्चा तेल गुजरता है। अगर ईरान ने इस रास्ते को बंद कर दिया तो भारत में पेट्रोल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। पिछली बार जब बातचीत हुई थी तो ईरान ने एक बहुत बड़ा एहसान किया था। उन्होंने भारतीय जहाजों को इस इलाके से सुरक्षित गुजरने की गारंटी दी थी। ये भारत की कूटनीति की ही जीत थी कि जंग के बीच भी हमारे टैंकर सुरक्षित निकल रहे थे। अब जरा भारत का स्टैंड देखिए। जयशंकर साहब ने बहुत ही नपे तुल्य शब्दों में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ईरान की बातें सुनी और साफ किया कि भारत बातचीत और कूटनीति के जरिए हल निकालने का हिमायती है। लेकिन इसके पीछे की गहराई समझिए। भारत ने एक तरफ अमेरिका को नाराज नहीं किया और दूसरी तरफ ईरान को भी ये एहसास दिला दिया कि हम आपके साथ खड़े हैं। ये वो बैलेंसिंग एक्ट है जिसे सिर्फ भारत ही कर सकता है। पीएम मोदी ने भी खुद ईरान के राष्ट्रपति से बात की है। मतलब साफ है, टॉप लेवल पर खिचड़ी पक रही है और ये खिचड़ी मिडिल ईस्ट के समीकरण बदल सकती है। ईरान का बार बार भारत को फोन करना ये भी दिखाता है कि उसे चीन पर उतना भरोसा नहीं है जितना भारत पर है। चीन सिर्फ अपना फायदा देखता है, लेकिन भारत की छवि एक ऐसे दोस्त की है जो मुसीबत में साथ निभाता है, चाहे दबाव कितना भी बड़ा क्यों ना हो। अमेरिका भी इस बातचीत को बहुत गौर से देख रहा है। वॉशिंगटन को पता है कि अगर भारत ईरान के साथ ज्यादा नजदीकी बढ़ाता है तो उनके ईरान को झुकाने के प्लान पर पानी फिर सकता है। लेकिन भारत ने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी है। हमारे लिए हमारे नेशनल इंटरेस्ट यानी राष्ट्रीय हित सबसे ऊपर है। ईरान ने अरागाची के जरिए ये मैसेज भी भेजा है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से इस सैन्य कार्रवाई की निंदा करने को कहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत संयुक्त राष्ट्र या ब्रिक्स में खुलकर ईरान का समर्थन करेगा? ये एक बहुत ही पेचीदा सवाल है। अगर भारत ने ऐसा किया तो पश्चिमी देशों के साथ हमारे रिश्तों में तनाव आ सकता है, लेकिन अगर भारत चुप रहा तो मिडिल ईस्ट में हमारा दबदबा कम हो सकता है। 2026 का ये दौर बहुत ही क्रिटिकल है। पूरी दुनिया की नजरें अब दिल्ली की तरफ मुड़ गई हैं। आप उदाहरण के तौर पर समझिए, जैसे मोहल्ले के दो ताकतवर गुंडों की लड़ाई में लोग उस शरीफ और समझदार आदमी के पास जाते हैं जिसकी बात सब मानते हैं। भारत आज उसी भूमिका में है। ईरान को पता है कि अगर जयशंकर साहब ने ब्रिक्स की मीटिंग में एक बार जोर देकर कह दिया कि ईरान पर हमले बंद होने चाहिए तो अमेरिका को भी 2 बार सोचना पड़ेगा।
ये भारत की सॉफ्ट पावर नहीं बल्कि स्मार्ट पावर का जमाना है। हमारे पास चाबहार पोर्ट है जो ईरान में है। ये पोर्ट हमारे लिए मिडिल एशिया का दरवाजा है। अगर ईरान में अस्थिरता रही तो हमारे करोड़ों का इन्वेस्टमेंट डूब सकता है। ईरान ने इस बार बातचीत में ब्रिक्स को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया है। इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि ईरान को लगता है कि पुराने अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र अब कमजोर हो चुके हैं। उन्हें लगता है कि नया वर्ल्ड ऑर्डर ब्रिक्स से ही निकलेगा। और इस नए वर्ल्ड ऑर्डर का कैप्टन कौन है? बेशक भारत। अरागाची का जयशंकर को चौथी बार फोन करना कोई इत्तेफाक नहीं है। ये एक सोची समझी रणनीति है। वो चाहते हैं कि भारत इस आग को बुझाने के लिए लीडरशिप ले। लेकिन क्या ये इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। इजराइल हमारा बहुत करीबी दोस्त है। हम उनकी सुरक्षा को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन ईरान हमारा ऐतिहासिक साझेदार है। ऐसे में भारत की कूटनीति किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये युद्ध लंबा खिंचा तो वैश्विक ऊर्जा सप्लाई चेन पूरी तरह ध्वस्त हो सकती है। गैस की कीमतें इतनी बढ़ सकती हैं कि यूरोप की अर्थव्यवस्था चरमरा जाए। भारत नहीं चाहता कि ऐसा कुछ भी हो। इसीलिए भारत बार बार डीएस्केलेशन यानी तनाव कम करने की बात कर रहा है। एक और दिलचस्प बात यह है कि ईरान के विदेश मंत्री ने वैश्विक स्थिरता की बात की है। उन्होंने सीधे तौर पर अमेरिका को चेतावनी दी है कि उनके एक्शन से सिर्फ ईरान नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर असर पड़ रहा है। ये बात सच भी है। आज जब हम 2026 में खड़े हैं तो दुनिया पहले से ही महंगाई और आर्थिक मंदी से जूझ रही है। ऐसे में एक और युद्ध किसी को भी मंजूर नहीं है। भारत इसी दुखती रग को पकड़कर अपनी चाल चल रहा है। हम कह रहे हैं कि भाई लड़ो मत, बातचीत करो, क्योंकि लड़ाई में किसी का फायदा नहीं है। अब असली सस्पेंस यहाँ है। क्या भारत ईरान के लिए कोई गुप्त कूटनीति, बैक चैनल डिप्लोमेसी कर रहा है? क्या जयशंकर साहब ने वॉशिंगटन में भी कोई संदेश भिजवाया है? खबरें तो ऐसी ही आ रही हैं कि भारत पर्दे के पीछे रहकर दोनों पक्षों को शांत करने की कोशिश में है। ईरान का भारत पर इतना भरोसा करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ एक क्षेत्रीय खिलाड़ी नहीं बल्कि एक ग्लोबल मीडिएटर बन चुका है। यहाँ भारत की एक और ताकत काम आ रही है और वो है हमारी एनर्जी सिक्योरिटी। 2026 तक भारत ने अपनी रणनीतिक तेल रिजर्व्स को काफी हद तक भर लिया है, लेकिन फिर भी हमें निरंतर सप्लाई चाहिए। ईरान के साथ हमारे संबंध इसी सप्लाई की लाइफलाइन है। अगर भारत ने ईरान को इस मुश्किल से निकाल लिया तो भविष्य में हमें तेल और गैस की कोई कमी नहीं होने वाली। ये एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। लेकिन कहानी में अभी एक और बड़ा मोड़ बाकी है। रूस और चीन इस पूरी बातचीत को कैसे ले रहे हैं? रूस खुद यूक्रेन के मोर्चे पर व्यस्त है और चीन चुपचाप बैठकर तमाशा देख रहा है। ऐसे में भारत का मैदान में उतरना और ईरान का हाथ थामना चीन की लीडरशिप पर एक करारा तमाचा है। चीन जो खुद को एशिया का दादा समझता है, उसे ईरान ने साइडलाइन करके भारत को अहमियत दी है। ये भारत के बढ़ते कद का सबसे बड़ा सबूत है। ईरान के अरागाची ने साफ कहा कि उनकी सरकार और सशस्त्र बल अपने वैध आत्मरक्षा के अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ये बयान बहुत ही आक्रामक है। ये दिखाता है कि ईरान झुकने वाला नहीं है। लेकिन जयशंकर साहब ने इस आक्रामकता को बहुत ही शांति से हैंडल किया। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि बातचीत का रास्ता खुला रहे। भारत की नीति रही है वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कमजोर हैं। हम शांति चाहते हैं, पर अपनी शर्तों पर। इस पूरी स्थिति ने मिडिल ईस्ट के देशों जैसे सऊदी अरब और यूएई को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। वो भी देख रहे हैं कि भारत कैसे ईरान के साथ डील कर रहा है। अगर भारत ईरान और इजराइल के बीच कोई बीच का रास्ता निकालने में कामयाब हो गया तो भारत का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ये कोई मामूली उपलब्धि नहीं होगी। ये दुनिया को बताएगा कि असली सुपर पावर वो नहीं जो बम गिराती है, बल्कि वो है जो बमों को फटने से रोक लेती है। अब्बास अरागाची की वो बात बार बार गूंज रही है। ब्रिक्स की भूमिका महत्वपूर्ण है। ईरान ने पासा फेंक दिया है। अब गेंद भारत के पाले में है। भारत ब्रिक्स के अगले समिट में इस मुद्दे को कैसे उठाता है, ये देखने वाली बात होगी।